नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरआरबी जेईई 2024 सीबीटी 1 के 17 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का मैथ का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 मैथ सॉल्यूशन 17 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 16 दिसंबर के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 17 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करा चुका हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या सवाल है। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 10% की छूट देता है। यदि वह 117 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हमें छूट कितना दे रखा है, 10%। ठीक, और अंकित मूल्य कितना कर रहा है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर रहा है। 10% छूट मतलब 10/100 मतलब 1/10। ठीक है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 10, उस पर 1 की छूट दे रहा है, मतलब 10 में से 1 गया 9, तो 9 हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यदि हमारा अंकित मूल्य 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगा। ठीक, तो हम उसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में रेशियो देख लेते हैं। अंकित मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 9 है। ठीक, और चूंकि हमारा ये क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 बराबर 1/4। यदि हमारा क्रय मूल्य 4 रहा होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा, 4 1 5 5, तो 4 और 5 का रेशियो हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि हमारा अंकित मूल्य यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 5 10, तो इधर गुणा होगा तो इधर भी गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणे 2 मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो क्या हो जाएगा, 8 9 10। ठीक, अब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे क्रय मूल्य 8 है, विक्रय मूल्य 9 है, मतलब कितने का लाभ, और 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का मान इसमें सवाल में कितना दे रखा है, 117 रुपये का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य, पंखे का अंकित मूल्य मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 10 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो 10 यूनिट बराबर 117 गुणे 10 मान 1170 रुपये। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 11 मीटर लंबी एक छड़ी की परछाई जमीन पर 7 मीटर लंबी बनती है। उसी समय एक मीनार की परछाई जमीन पर 35 मीटर लंबी बनती है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, मान लेते हैं हमारा छड़ी है 11 मीटर, उसकी परछाई कितनी बन रही है, 7 मीटर। एक मीनार है, उसकी ऊंचाई हमको पता नहीं है, लेकिन उसकी परछाई कितनी बन रही है, 35 मीटर। ठीक, जो कि एक ही समय की बात कर रहे हैं, दोनों तो के द्वारा जो परछाई बनेगा, इससे जो त्रिभुज बनेगा, दोनों आपस में क्या होगा, समरूप होगा। तो दोनों समरूप त्रिभुज होगा क्योंकि एक ही समय पर परछाई बन रही है। ठीक है, तो यदि हमारी छड़ी की लंबाई बटे परछाई का रेशियो बराबर मीनार की लंबाई बटे छड़ी का परछाई का रेशियो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11/7, 11/7 बराबर x/35। ठीक है, 7 एकम 7, 7 बचे 35, 5 गुणे 11 यानी x बराबर कितना होगा, 5 गुणे 11 मतलब 55 मीटर। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 55 मीटर। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। 1927 में एक शहर की जनसंख्या 2,32,300 थी। यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 30% की वृद्धि होती है तो 1947 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ कह रहा है कि 2 दशकों तक लगातार, अब प्रत्येक दशक में 10% की वृद्धि होती है, तो जब क्रमिक वृद्धि की बात हो तो हम उसको कैसे निकालते हैं, समतुल्य वृद्धि दर कैसे निकालते हैं, x+y+xy/100। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एक्स और वाई का मान कितना है, 30%, तो क्या हो जाएगा, 30 + 30 + 30 गुणे 30/100। 1 0 से बढ़ जाएगा, 30 30 60 और 3 3 का 9, 69%। मतलब पहले उसकी जनसंख्या इतनी थी, उसका अब 69% और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, जनसंख्या 1947 में 169%। ठीक, तो इसका 169 कैसे निकालेंगे, 2,32,300 गुणे 169/100, 2 0 2 0 से कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा,
2323 गुणे 169, ठीक है। इसका आपस में गुणा कर लेंगे। अब इस सवाल को इतना लंबा गुणा तो हम पेपर में करेंगे नहीं, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। तो हम देखते हैं यूनिट डिजिट से 9 त्रिक 27, यानी लास्ट में 7 आना चाहिए। तो हमारे इस ऑप्शन में लास्ट में 7 है, तो वो हमारा है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो हमें विकल्प की हेल्प से पता चल गया हमारा कौन सा आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए आज ब्याज 3,726 रुपये है और ब्याज दर 15% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। चूँकि हमारा ब्याज दर कितना है, 15% वार्षिक। 15% मतलब कि 15/100, मतलब 5×3 = 15 और 20 मतलब 3/20, ठीक। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि अपना मूलधन को एज्यूम कर लेते हैं। अब मूलधन को हम क्या मानते हैं, जो हमारा यहाँ पे रेशियो में जो नीचे वाला पार्ट होता है, ठीक है। यदि दूसरे वर्ष की बात कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, यदि तीसरे वर्ष की बात करता है तो इसको हम क्यूब करते हैं, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो अपना हम मूलधन कितना मान लेते हैं, 400, ठीक। और अब हमारा 400 मूलधन हो गया, दर हमको गया 3/20 से, तो 400 का 3/20 कितना होगा, 400 × 3/20, 0 0 यहाँ 20 हो जाएगा, 20 यहाँ 60, यानी 400 का हमारा ये पहले साल के लिए ब्याज कितना मिल जाएगा, 60 रुपये। फिर दूसरे साल के लिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी वही होगा, 400 × 3/20 तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ मूलधन के साथ साथ जो पहले साल का हमारा ब्याज है उस पर भी कुछ ब्याज मिलेगा, तो 60 × 3/20 करते हैं, 20×3 = 60, 3×3 = 9, यानी दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष के ब्याज पर भी कुछ ब्याज मिलेगा, वो 9 रुपये हो गया। इसका मतलब कुल दूसरे वर्ष के लिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 60 + 9 = 69, ठीक है। तो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 69 यूनिट। और जैसा कि सवाल में दे रखा है हमें कितना, 3,726, तो 69 यूनिट का मान कितना है, 3,726। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 दूना 6, मतलब 23 यूनिट का मान कितना हो रहा है, 1242, ठीक। तो 1 × 23 एकम 23, 23 पंजे 115 और 9 बचेगा, 23 चौका 92, मतलब 1 यूनिट का मान 54। तो हमें चूँकि मूलधन कितना है, 400 यूनिट हमने माना, तो 400 यूनिट का मान 54 × 400 कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 5 20, 21 और 2 0, मतलब 21,600, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1914 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πRL, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें दे रखा था 1914, सॉल्व दे रखा था, बराबर पाई का मान 22/7 गुणे 21, हमें त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखा है। एल निकालना था। एल क्या होता है हमारा, जैसे हम शंकु बनाते हैं तो ये उसकी ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होता है और ये हमारा विकर्ण यानी एल, त्रियक ऊंचाई, विकर्ण नहीं त्रियक ऊंचाई, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, ठीक है। इसको हम 11 से काट लेते हैं, 11 दूना 22, यहाँ 11 एकम 11, कितना हो जाए 8, 11 7 77, 44, 11 चौक 44, 174, बराबर 3 दूना 6 एल। इसको ऐसे काट देंगे तो 6 दूना 12 और 6 9 54 29, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि ये 29 है, ये 21 है। अब इसको हम चाहे तो अपना पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हैं, और यदि हमको ट्रिपलेट पता होता कि 20 21 29 आपस में ट्रिपलेट होता है तो इतना हमको ये करना नहीं पड़ता, क्योंकि हमको 21 पता है, ये 29 पता है, तो ये ऑटोमेटिक 20 होगा। बाकी हम निकाल के देख लेते हैं। एच बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाई का स्क्वायर माइनस त्रिज्या का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा a + b × a - b। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना 50 × 8, 50 50 8 है 40, मतलब 400, 400 मतलब हमारे एच कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
हमसे पूछा गया था शंकु का आयतन पूछा जा रहा था। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 पाई का 1/7 गुणे आर हमारा 21 था, 21 गुणे 21 हो जाएगा, एच हमारा 20। ठीक है, 3 सत्ते 21, 21 कट जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 21 दूना 42, 21 दूना 42, 4 46 गुणे 20। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा हमको 9240 मीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आइए एक और सवाल करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 17:3 है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं हमारा एक त्रिभुज है जिसका एरिया A1 है, दूसरा त्रिभुज जिसका एरिया A2 है, ये हमारा ABC है, दूसरा त्रिभुज XYZ है। ठीक है, इसमें क्या है कि लंबाई का अनुपात माना, हमने इसको लंबाई मान लिया, किसी भी एक भुजा का लंबाई मान लेते हैं, तो इसको हमने लंबाई माना, तो ये 17 है, तो ये 13 होगा, जैसे कि सवाल में दे रखा है। ठीक है, अब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उसके लंबाई का अनुपात का स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो A1/A2 बराबर, इसको हमने L1 इसको L2 मान लिया, तो L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 17/13 का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 13 का 169। ठीक है, A1A2 का रेशियो कितना हो जाएगा 289/169। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक और सवाल देखते हैं। राम और रमेश की आयु का योग 48 वर्ष है। 4 वर्ष पहले राम की आयु रमेश की आयु से 3 गुनी थी। अब से 5 वर्ष बाद रमेश की आयु कितनी होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं राम और रमेश की आयु क्रमशः एक्स और वाई है। ठीक, तो दोनों का योग कितना है 48 है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 48 हो जाएगा। अब 4 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 4 वर्ष पहले राम की आयु रमेश की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, अब 4 वर्ष पहले की बात है तो दोनों में -4 हो जाएगा। यहाँ राम की आयु हो जाएगी x-4 और रमेश की आयु y-4। चूँकि अब इसमें रिलेशन क्या था कि इसका जो है 4 वर्ष पहले का एज इसके एज का 3 गुना था। ये कर दिया मैंने, तो इसको सॉल्व कर लिया। x-4 बराबर 3y - 12 के 3y को इसको इधर लाएंगे तो x-3y बराबर -8। ठीक, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते तो x + y बराबर 48 और x-3y बराबर -8 के। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ 3 1 4 वाई बराबर 48 8 56, वाई का मान 54 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा था वाई का मान ही, मतलब रमेश ना, हाँ, तो उसका करंट वर्तमान एज मिल गया 14 वर्ष। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी, मतलब अब से 5 मतलब वर्तमान से 5 वर्ष बाद, तो 14 5 19। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 19 वर्ष। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।